नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सटीक चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे फेमस स्पोर्ट्स के बारे में, जहां पर दो बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं, एक कोपा अमेरिका और दूसरा यूएफा यूरो कप 2024। दोनों के ही ग्रुप स्टेजेस और राउंड ऑफ 16 के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। ग्रुप स्टेजेस और राउंड ऑफ 16 यूएफा में होते हैं, और क्योंकि कोपा अमेरिका में सिर्फ 16 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहां पे ग्रुप स्टेजेस के बाद सीधे क्वार्टर फाइनल्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे अमित, जो कि फुटबॉल को काफी करीबी से जानते हैं और फॉलो करते हैं प्लेयर्स को। तो उनसे जानेंगे कि कैसा रहा यूएफा का। पहले हम यूएफा डिस्कस करेंगे, फिर बाद में कोपा के बारे में। तो स्वागत है अमित आपका। चलिए पहले डिस्कस करते हैं यूएफा कैसा रहा। धन्यवाद अतुल। दर्शकों का भी अभिवादन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है अतुल। जैसे आपने कहा कि अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। साथ में दो फुटबॉल के सबसे बड़े मेजर टूर्नामेंट जो कॉन्टिनेंटल होता है वर्ल्ड कप के अलावा वो चल रहे हैं। विंबलडन भी शुरू हो गया है, तो स्पोर्टिंग फैन जो हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम चलता है ये जून और जुलाई का। यूरो 2024 एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है क्योंकि 3 साल बाद हो रहा है। कोविड की वजह से 2020 में नहीं हो पाया था, तो 2021 में हुआ था, तो जल्दी जल्दी हो रहा है, हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा है। अगर अगर एक क्विक समरी की बात करें तो अभी तक टूर्नामेंट एज एक्सपेक्टेड हुआ है। जो बड़ी टीमें हैं, जो फेवरेट्स कही जा रही थी, वो अपने मैच जीत कर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। चाहे आप इंग्लैंड की बात करें जो क्वार्टर फाइनल खेल रही है, जर्मनी, स्पेन की बात करें, फ्रांस, पोर्टुगल, और ये सारी जो बड़ी टीमें हैं वो पहुंची हैं। एक इटली के साथ उलटफेर हुआ है, स्विट्जरलैंड ने किया है। उसे उलटफेर कहा जा सकता है, हालांकि स्विट्जरलैंड हमेशा अच्छा करती है फुटबॉलिंग टूर्नामेंट्स में, स्पेशली यूरो में। तो उन्होंने इटली को हराया है और बड़ी आसानी से हराया है, अगर वो मैच देखा है आपने तो। तो वही एक उलटफेर है। उसके अलावा सारे मैच लगभग लगभग जो कन्वेंशनल स्पोर्टिंग विजडम होती है उसके हिसाब से गए हैं। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को टर्की ने हरा दिया। अगेन काफी लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रिया की टीम काफी अच्छी दिख रही है और टर्की के लिए मुश्किल होगा, और मैच भी बहुत अच्छा था वो, लेकिन अंत में टर्की ने मैच जीत लिया। तो अभी तक अगर अगर मैं समरी की बात करूं यूरोप में, तो जो टीमें थी स्ट्रांग बताई जा रही थी वो उन्होंने क्वार्टर फाइनल प्रवेश किया है, इटली को छोड़ के। एंड जो टीमें सक्षम नहीं दिख रही थी वो काफी हद तक बाहर हो गई हैं। अब आने वाले टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उस पर और डिटेल में बात करेंगे। बट आने वाले टाइम में कुछ टीमें जो बिल्कुल फॉर्म में दिख रही हैं और काफी अच्छी दिख रही हैं, जैसे स्पेन की टीम। अभी कोई कमी नहीं दिख रही है उसमें। मिडफील्ड तो हमेशा से स्पेन का तगड़ा रहता है, और उसके अलावा भी उन्होंने फॉरवर्ड में भी अच्छा प्रेस किया है। जर्मनी स्ट्रांग दिख रही, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेन और जर्मनी आपस में क्वार्टर फाइनल खेल रही है। वो शेड्यूलिंग का वो जैसे ड्रॉ डिजाइन और ड्रॉ का लक थोड़ा सा खराब रहा। मेरे हिसाब से तो सेमीफाइनल लाइनअप होनी चाहिए थी स्पेन और जर्मनी की, लेकिन क्वार्टर फाइनल लाइनअप है। उसके अलावा एक और बड़ा मैच नीचे के पूल में फ्रांस और पोर्टुगल के बीच में होगा। दोनों टीमें थोड़ी सी अभी अंडर अचीव कर रही हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि विद 70 60 70% ऑफ द पोटेंशियल भी वो क्वार्टर फाइनल खेल गए हैं। तो अगर और अच्छा खेलते हैं तो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। अगर ऊपर वाले पाले की बात करें तो इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही थी। वो जूड बेलिंगम का जो लास्ट मिनट का गोल था उसने उन्हें बचा लिया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अगेन स्विट्जरलैंड से मुकाबला होगा, आसान नहीं होगा। स्विट्जरलैंड जायंट किलर है, उन्होंने इटली को परास्त किया है, और काफी आसानी से परास्त किया है, तो इंग्लैंड के लिए मुसीबतें हैं। दूसरा मैच जो होगा वो नेदरलैंड्स और टर्की के बीच होगा। नेदरलैंड्स अब फाइनली ग्रूव में दिख रही है, और बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि नेदरलैंड जो एक समय, अगर 2010 2014 का पीरियड याद होगा, जब एर्जेन रॉबिन और स्नाइडर हुआ करते थे और बहुत अच्छी टीम थी, अब फाइनली फिर से वो अपने उसमें आ रहे हैं। तो नेदरलैंड्स भी एक स्ट्रांग कंटेंडर हो सकती है। तो क्वार्टर यूरो का फाइनल अभी तक। लाइनअप में अभी जो ग्रुप स्टेजेस का एक मुकाबला मैंने जो फॉलो किया था, क्योंकि इतने रात में होते हैं तो सारे मुकाबले देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो स्पेन और इटली का जो मैंने मैच देखा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक टीम खेलने आई, स्पेन। मतलब मतलब इटली वाज स्ट्रगलिंग टू डी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। स्पेन पूरा इतना उनका टिकी टाका पहले स्लो हुआ करता था, और आज वो फास्ट टिकी टाका खेल रहे हैं। मतलब वन टच पास एट इट्स बेस्ट। मतलब इससे अच्छा मैंने वन टच पास नहीं देखा। दूसरा मुझे लगा कि एक जर्मनी और स्पेन, ये दो सबसे तगड़ी टीमें मुझे लगी हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। मेरा एनालिसिस जो कहता है,
पोर्चुगल अच्छा कर रही है, समहाउ उनका शायद गोल कन्वर्जन जो है वो बेहतर नहीं रहा। बड़ी टीमों में जो 4 बड़ी टीमें जो कंटेंडर के हिसाब से थी, मुझे लग रहा है कि फ्रांस थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म कर रही है। फ्रांस जितना अच्छा परफ़ॉर्मेंस हमें लगा था कि इतने बड़े-बड़े नाम एंजेलो कांता, उसके बाद ग्रीज़मैन, एम्बापे, उसके बाद उनके पास जो गोलकीपर हैं, वो सारे मतलब इतने गजब के प्लेयर हैं, उसके बाद भी उनका जो परफ़ॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं रहा, टॉप नॉच नहीं रहा, जिस तरीके से एक फाइनल विनर एंड फाइनलिस्ट वर्ल्ड कप के, राइट? तो दोनों ही बहुत बड़े अचीवमेंट्स थे। उस हिसाब से परफ़ॉर्मेंस नहीं रहा और इस बार ये ज़रूर है कि मुझे लगता था कि जर्मनी और स्पेन का अगर फाइनल होता, तो शायद और मज़े आता। मतलब काफ़ी बेहतर जी लाइनअप हो सकती थी। बट अब क्योंकि से क्वार्टर फाइनल चालू होने वाला है और इसमें पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस और जर्मनी वर्सेस जो स्पेन जो मैच है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जर्मनी की स्ट्रेंथ है कि उनके जो मिडफ़ील्डर्स हैं, 5 मिडफ़ील्डर्स वर्ल्ड क्लास मिडफ़ील्डर्स हैं। मतलब वो 5 एक साथ अगर मैच में खेलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि दे गेट कन्फ्यूज़्ड अपने आप में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन करेगा। शायद वो उनकी अच्छी बात भी है, शायद उनका नेगेटिव भी है। जी बिल्कुल। ये स्पेन की टीम, सो स्पेन, अगर आपने फुटबॉल फॉलो किया है, वो 2012 तक एक बेहतरीन टीम थी, वंस इन अ जनरेशन टीम आई थी। उसके बाद वो काफी टाइम बिल्ड किया है टीम को। 2014 का वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारे, यूरो में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। पिछले वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले ये नई टीम बननी शुरू हुई है, नए खिलाड़ियों को लाया गया, अब वो मैच्योर्ड होना शुरू हो गए हैं। तो स्पेन की टीम अब वो कहते हैं ना कि 4-5 आपके बड़े खिलाड़ी जब साथ में अपनी पीक फुटबॉल खेलते हैं, तब टीम अच्छी बनती, जो कोर बड़ा स्ट्रॉन्ग, और मिडफील्ड हमेशा से उनका कोर रहा है। स्पेन की टीम में मैच्योर्ड लग रही है और उनको हराना आसान नहीं होगा। उनके खिलाफ गोल करना आसान नहीं होगा और वो मुंह बनाते रहेंगे। उनका जो हमेशा से दिक्कत रही है, ट्रेडिशनली फॉरवर्ड लाइन कन्वर्ट नहीं कर पाता मिडफील्ड की अपॉर्चुनिटी, बॉल पोजीशन में तो हमेशा एक्सपर्ट रहते हैं। आई थिंक वहीं पे एक एक गेम होगा जर्मनी, एंड जर्मनी का काउंटर अटैक हमेशा बहुत अच्छा रहता है। तो स्पेन जर्मनी जैसी टीम के अगेंस्ट हमेशा स्ट्रगल करती है, इसलिए 2010 का मुझे सेमीफाइनल याद है। स्पेन ने अपना गेम काफी चेंज किया था, काफी डिफेंसिव खेला था, क्योंकि जर्मनी अगेन बहुत काउंटर अटैक करती है। और फिर एक डिफेंडर कार्लोस पियोल हुआ करते थे, उनका गोल आया था आखिरी कुछ मिनटों में। तो यही मुझे लगता है कि स्पेन करने की कोशिश करेगी कि जर्मनी के काउंटर अटैक को रोका जाए और अपने मिडफील्ड के सहारे बॉल पोजीशन रखा जाए, ताकि वो कम से कम हो। और जर्मनी, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जर्मनी में खेल रहे हैं, 2006 में विश्व कप खेला था जर्मनी में, बहुत अच्छा कैंपेन था उनका। वो सेमीफाइनल थोड़े अनलकी थे, इटली से हार गए थे। लेकिन यहाँ पे अपने घर में खेल रहे हैं, काफी अच्छे से समझते हैं, और ये काफी प्लेयर जो हैं, ये जर्मन बुंडेसलीगा खेलते हैं जर्मनी की टीम के। तो वो भी उनको एक एडवांटेज है कि ये कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। आसान नहीं होगा स्पेन के लिए मेरे हिसाब से, तो ऑन गिवन डे की बात होगी, कोई भी जीत सकता है। एंड अगर अगर ये पेनल्टी शूट आउट तक जाता है, तो जर्मनी के पास हमेशा एडवांटेज रहता है, समहाउ उनकी मेंटल टफनेस बहुत स्ट्रांग रहती है ऐसे बड़े मैचेस में। तो पेनल्टी शूटआउट की जब आपने बात करी तो मतलब न्यूयॉर्क की जो फॉर्म है रिसेंट, मतलब रिसेंट बुंडेसलीगा में भी जो फॉर्म रही है उसकी न्यूयॉर्क की, वो भी उनकी बहुत अच्छी फॉर्म इस समय नहीं है। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2014 से, मतलब जब जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता था, तब से कंपेयर करूं 2018 में भी ही वाज डूइंग गुड। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉर्म से भी जूझ रहे हैं और शायद उस तरीके का वो टच नहीं रह गया, उस तरीके का शायद मे बी एजिंग भी एक फैक्टर हो सकता है, शायद उम्र भी हो रही है। पर उस तरीके का फॉर्म नहीं दिखा मुझे और डिफेंस थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी रिलाय कर रहा है मिडफील्ड पे, जर्मन डिफेंस। अगर मैं वहाँ पे देखूँ स्पेन का, तो स्पेन का जो मिडफील्ड है और जो फॉरवर्ड्स हैं, उन्होंने तो मतलब पूरे टूर्नामेंट में कमाल का गेम दिखाया है। मतलब मुझे लगता है कि अगर सबसे अच्छा मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो वो स्पेन का है। उन्होंने पता नहीं कैसे वो पहले 2 मिनट में गोल खा लिया था स्पेन ने अभी मोए कौन-सा मैच था वो? पहले डेढ़ या 2 मिनट में ही गोल कर दिया था जॉर्जिया के खिलाफ, राइट? तो वो कैसे हुआ था ये मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छा टीम है और स्पेन मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ेवरेट है इस वर्ल्ड कप को, इस यूरो कप को जीतने के लिए। जैसा हमें पहले लग रहा था कि फ्रांस हो सकती है, फ्रांस की जगह स्पेन अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़ेवरेट्स हैं जीतने के लिए और वैसे भी स्पेन और जर्मनी में जो जीतेगा उसके चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा होंगे। आपका क्या सोचना है इस बार? बिल्कुल, फॉर्म फॉर्म तो डेफिनेटली स्पेन के साथ है, और
जो स्पेन की लाइनअप आपने बात की, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स लाइक मोराता एंड बहुत सारे ऐसे प्लेयर, पेड्री और पेड्री की जो जोड़ी है वहाँ पे मिडफील्ड में, मुश्किल होता है इनके अगेंस्ट किसी भी टीम को। जर्मनी के पास भी स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो टोनी क्रूज मैच है का कि आखिरी यूरो है, उसके बाद ही रिटायरमेंट ले रहा है, 35 साल के युवा। गजब की फिटनेस। हाँ, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम 90 मिनट में नहीं सुलझेगा। मुझे लग रहा है कि पेनल्टी शूटआउट में जाएगा और स्पेन को अपना ए गेम खेलना पड़ेगा जर्मनी को हराने के लिए, और जर्मनी को भी खेलना पड़ेगा, दोनों के लिए आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है पेनल्टी शूटआउट में होगा, और पेनल्टी शूटआउट में तक जाएगा। और पेनल्टी शूटआउट में आपने सही कहा, जो मैनुअल नॉयर है वो उनका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, बट पिछले कुछ दिनों से उतना नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि स्पेन के पास थोड़ा एज है, बट ऐसे 52-48 टाइप का ये मैच है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं एक टीम बहुत ज्यादा आगे है दूसरी टीम से। हाँ, 2010 का वर्ल्ड कप उससे याद आ जाता है मुझे, जो स्पेन और नीदरलैंड्स का फाइनल हुआ था। वो मतलब वो भी बिल्कुल वैसा ही मैच था, काफी कुछ 52-48 वाला। दूसरी तरफ आते हैं पोर्चुगल एंड फ्रांस की तरफ। पोर्चुगल का जब गेम देखते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने बहुत चांसेस बनाए लास्ट मैच में भी, राउंड ऑफ 16 के भी मैच में। मतलब कन्वर्जन बहुत खराब था, लेकिन अगर मैं देखूं तो काफी डी के अंदर शॉट ऑन टारगेट काफी थे, शॉट ऑन गोल भी बहुत सारे थे, ऑफ टारगेट भी थे। तो मतलब अच्छा खेले, कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं रहा है जिस तरीके से। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कन्वर्जन जिसके लिए वो जाने जाते थे, वो इस समय उनका वो दिखा नहीं है, वो जादू नहीं चला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। सेम वहां पे एम्बापे का भी देखा जाए तो एम्बापे पहले मैच में इंजर्ड हो गए, नाक में चोट लगी, एक मैच मिस भी किया, अभी भी वो फुल्ली फिट नहीं लग रहे हैं। ग्रीजमैन मुझे लग रहा है काफी फॉर्म से जूझ रहे हैं, बॉल कंट्रोल उनका जो मिडफील्ड में जितना अच्छा होता था, जितना हम सोचते थे, उतना अच्छा दिखा नहीं। इन सब में एंजेलो कांतो का जो गेम है, सबसे बेहतर मुझे वो लगा उस पे। आपका इस पे क्या विचार है, मतलब फ्रांस और पोर्चुगल के मैच में क्या है? जी बिल्कुल, ये दोनों पावर हाउस टीमें हैं, और ये रोनाल्डो वर्सेस एम्बापे की जंग की तरह इस मैच को पेश किया जा रहा है। ये दोनों की दो बड़े दिग्गज फुटबॉलर्स हैं। अम, फ्रांस के साथ 2022 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, कि वो थोड़ा सा स्लो ग्रूम कर रहे थे। वो उस तरीके से पीक फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। पीक फुटबॉल वो मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना वाले मैच के आखिरी 40 मिनट में उन्होंने खेला है पूरे वर्ल्ड कप का, और उसमें मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला है। उसके बाद भी वो फाइनल पहुंच गए। तो टीम में क्वालिटी बहुत है हर लेवल पे। आई थिंक इस समय अगर आप पूरा फुटबॉलिंग पूल लगाओ, जैसे क्रिकेट में इंडिया के पास पूल है कि हर एक बैटर का 4 रिप्लेसमेंट है बैटिंग में एटलीस्ट, इसी तरीके से फुटबॉल में फ्रांस के पास हर पोजीशन में 4 रिप्लेसमेंट है। कुछ ये स्क्वाड में है। अब करीम बेंजेमा जैसे स्ट्राइकर को जगह नहीं मिलती स्क्वाड में। ठीक है, वो कह सकते हैं कि उन्होंने पार्शियल रिटायरमेंट ले लिया है। आ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के पास जस्ट टू मच ऑफ क्वालिटी है, आसान नहीं होगा फ्रांस को वो करना। पोर्टुगल भी दूसरी ऐसी टीम जिनका टैलेंट पूल अभी काफी स्ट्रांग है। वो परसिस्ट कर रहे हैं रोनाल्डो के साथ। आपने सही कहा, रोनाल्डो को फिनिशिंग टच उस तरीके से नहीं आ रहा है। लेकिन अगेन उनके पास रिप्लेसमेंट्स हैं, अगर वो चाहें, कोच चाहे, जो उन्होंने विश्व कप में किया भी था, कि काफी टाइम वो रोनाल्डो को हटा रहे थे और दूसरे प्लेयर्स को आगे लेके आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मैच ऐसा होगा कि पोर्टुगल वही चीज करना चाहेगा जो उनके साथ हो रहा था पिछले मैच में, जो प्री क्वार्टर फाइनल में, कि इवन दो 72% बॉल पोजीशन था पोर्टुगल के पास, फिर भी वो गोल नहीं कर पा रहे थे। और इनफैक्ट एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे वो गोल खाते खाते रह गए थे। बहुत अच्छा उनका जो गोलकीपर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा एक सेव किया था। थियागो कोस्टा। कोस्टा कोस्टा ने बहुत अच्छा सेव किया था, तो आसान नहीं है। एम्बापे के साथ, एम्बापे जो, जितना फुटबॉल मैंने एम्बापे का फॉलो किया है, एम्बापे काफी टच प्लेयर है। वो एक ऐसा नहीं होता कि वो पिछले मैच से ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो उस मैच में ही एकदम से फूटते हैं, फटते हैं वो। अगर वो उनका कोई टच, एक एक ऐसी उनका कोई शॉट आ गया, उसके बाद फिर वो जान डाल देते हैं मैच में। तो मुझे अगर ये पूछे तो मेरे हिसाब से तो फ्रांस फेवरेट है। लेकिन पोर्टुगल के डिफेंस को भेदना आसान नहीं है। इवन इस मैच में भी, जहाँ पे शॉट ऑन गोल अगर आप देखेंगे तो काफी प्रयास किया था विपक्षी टीम ने, लेकिन वो गोल बना नहीं पा रहे थे। तो उनका डिफेंस, और ये जो कोस्टा है वो बहुत अच्छे गोलकीपर है, तो आसान नहीं। तो डिफेंस पोर्टुगल का रिलायबल है।
मुझे लगता है कि पोर्टुगल का डिफेंस वर्सेस फ्रांस का ये गेम है। अगर वो एक्स्ट्रा टाइम और इधर लेके जा सकते हैं तो पोर्टुगल मेरे हिसाब से निकाल सकता है मैच। अगर 90 मिनट का गेम हो तो मेरे हिसाब से फ्रांस या तो 1-0 या 2-0 से जीतेगा। हम्म। हाँ, इस पे भी है कि अभी जो पोर्चुगल का जो गेम चल रहा है वो काफी इनके रॉबर्टो मार्टिनेज जो इनके अभी कोच है, फर्नांडो सेंटोस के साथ तो आप जानते हैं कि रोनाल्डो का आखिरी आखिरी में तो मतलब एक तरीके से झगड़ा हो गया था। फर्नांडो सेंटोस चाहते ही नहीं थे कि टीम में हो। मार्टिनेज ने इनको वापस लेके आया और रिलाई किया, और एक असिस्ट भी आया उनका, काफी अच्छा असिस्ट आया, जिन्होंने काफी प्रेज किया है, सोशल मीडिया में भी काफी प्रेज मिला है उस असिस्ट को, क्योंकि वो चाहते तो खुद गोल ले सकते थे, बट उन्होंने 100% मेक श्योर किया कि ये गोल होना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल सेल्फलेस होकर के उसको वो किया, क्योंकि अगर वो गोल हिट भी करते तो कोई ये नहीं कहता था कि इट्स अ सेल्फिश बिहेवियर। वो इतना अच्छा था। आगे बढ़ते हैं बाकी दो लाइनअप्स की तरफ में। बाकी दो हैं नीदरलैंड्स का। आ, बाकी दो तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, इतने बड़े दो नीदरलैंड मैचेस के बाद में। और इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड। इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड। इंग्लैंड तो मुझे लगता है हमेशा प्रॉमिसिंग स्टार्ट करती है, कि फेवरेट्स रहते हैं और उनका परफॉर्मेंस जो है तो घिसटते घिसटते ही चलता है पूरे। अगर वो मैं अगेन वो भूल जाऊं, मेरे ख्याल से इनका वो 2010 में जब की जो टीम थी इनकी, क्या नाम था उन प्लेयर्स, रूनी वगैरह ये सब खेलते थे, तो वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी टीम स्टीवन वही थी। जेरार्ड, लैम्पर्ड, रूनी। लैम्पार्ड, रूनी, ये सारे लोग, यस। तो मुझे लगता है उस टीम का तो कोई मुकाबला नहीं है, आज की भी टीम उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुझे हैरी केन दिखते हैं, और कोई तो मुझे ऐसा गोल स्कोरर भी नहीं समझ में आता। एक्चुअली इंग्लैंड के पास भी वही है कि स्क्वाड, क्योंकि ईपीएल वन ऑफ द टफेस्ट लीग होती है, तो प्लेयर्स हमेशा अच्छे रहते हैं। चाहे वो आपका हैरी मैग्वायर हो जो पीछे रहते हैं, चाहे हम्म। हैरी केन जो आगे रहते हैं, बीच में भी प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम, फॉर्डन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी बड़ी बड़ी लीग जीत के आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग और तो टीम तो हमेशा इंग्लैंड की अच्छी रहती है। वही बिग मैच मेंटालिटी इस टीम ने दिखाई है, हालांकि ये मैं जरूर इनकी तारीफ करूंगा कि जो पिछली टीम्स थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अंडर अचीवर्स थे। इस टीम ने एक सेमीफाइनल खेला है 2018 के वर्ल्ड कप का, 2021 में फाइनल खेला है। हालांकि उसमें भी थोड़े लकी रहे थे, बिकॉज उनके जो 2-3 मुकाबले थे, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, वो इतनी स्ट्रांग टीमों के साथ, ऐसे ही जैसे ड्रॉ इस बार फंसा है, उस बार भी ऐसा ही था कि सारे मैचेस थोड़ी सी यूरो में किसी टीम को हल्का नहीं बोल सकते, बट रिलेटिवली अब जर्मनी के साथ नहीं खेल रहे हैं क्वार्टर फाइनल, ये हम कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड के साथ खेल रहे हैं। तो दूसरी चीज, इनकी किस्मत सादी, लेकिन 2022 में भी क्वार्टर फाइनल तक काफी अच्छे दिखे, फ्रांस के साथ 1-0 से हारे, बट काफी अच्छा खेल रहे थे। आ, इस टीम में अभी रहीम स्टर्लिंग नहीं है जो एक बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी टीम मेरे हिसाब से अच्छी है इनकी। स्विट्जरलैंड टीम फंसाती है, डिफेंस उनका बहुत स्ट्रांग है हमेशा की तरह, और वो वो गोल, वही काउंटर अटैक उनका भी बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार फ्रांस को इन्होंने हराया था राउंड ऑफ 16 में, एंड वो मैच ऐसा हुआ था कि 3-3 की बराबरी भी खत्म हुआ था और पेनल्टी शूटआउट पे हराया था इन्होंने, तो पेनल्टी शूटआउट भी उनका काफी अच्छा है। तो स्विट्जरलैंड में बहुत ऑब्वियस वीकनेस नहीं रहती। उनके पास कोई सुपरस्टार प्लेयर नहीं रहता है कि जिसके नाम पे टिकते बिके, लेकिन वो एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इसीलिए उनको हराना किसी भी मौके पे आसान नहीं होगा, लेकिन जनरली मेरा अनुभव ये रहा है कि ऐसी टीमें स्विट्जरलैंड टाइप की, वो क्वार्टर फाइनल में आके थोड़ी सी स्टैग्नेट हो जाती हैं। एंड क्योंकि स्टार प्लेयर नहीं होते, टेलिस्मान नहीं होता है, जैसे अब आपने, अगर आपको फाइनल याद होगा 2022 का, जहां पे फ्रांस डेड थी, लेकिन एम्बापे ने गेम को चेंज कर दिया। तो वो एक प्लेयर चाहिए होता है कई बार जब आप डेड होते हो, तो रोनाल्डो ऐसे प्लेयर है, मेसी ऐसे प्लेयर हैं, हैरी केन ऐसे प्लेयर हैं। वो मुझे लग रहा है कि स्विट्जरलैंड मिसिंग, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड 1-0 से जीत जाएगा, ज्यादा नहीं 1-0 से जीतेगा। लेकिन अगर गेम राउंड उसमें जाता है पेनाल्टी में उसमें, तो मुझे फिर लगता है फिर स्विट्जरलैंड निकाल देगा, अगर ये 90 हाँ, मिनट में क्योंकि खत्म बड़ी होता टीम है। होने के बाद शायद इंग्लैंड पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। मे बी कई बार क्या होता है ना कि ऐसा कहते हैं कि जो भी पेनल्टी शूट आउट का प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्रेशर अच्छे से हैंडल कर लिया वो जीत सकता है, वो इट्स ऑल मेंटल गेम। मतलब स्किल तो सब में ही है, इतने बड़े लेवल पे फुटबॉल खेल रहे हैं तो पेनल्टी शूट आउट लेने की और सेव करने की स्किल सब में है। वही है कि जो कौन अच्छा कर लेता है। एंड आगे बढ़ते उनका जो हैं।
इंग्लैंड के जो गोलकीपर हैं, मैं उनके काफी टाइम से, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, मैं काफी टाइम से उनको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं। वो अर्जेंटीना के जो गोलकीपर है एमिलियो मार्टिनेज, उनके जैसे पोस्चर करने की कोशिश करते हैं, बट वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं, मतलब उनका। एंड मैं सरप्राइज हूँ कि 2018 से वही गोलकीपर, मुझे अगेन नाम नहीं याद आ रहा है, 2018 से चले आ रहे हैं वो। ऐसे क्रंच मोमेंट वो थोड़े स्ट्रगल करते हैं। एमिलियो मार्टिनेज तो बहुत ही मतलब वर्ल्ड कप विनर गोलकीपर है और आउटस्टैंडिंग गोलकीपर है। मतलब अगर मैं रिसेंट हिस्ट्री में बात करूं तो बफोन, फिर आइकर कैसियस के, उसके बाद मेलन न्यूयर और शायद मार्टिनेज, यही चार मुझे समझ में आते हैं। बाकी तो डियागो कोस्टा और हैं, मतलब आई थिंक ये फ्रांस के गोलकीपर का नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अभी नए ह्यूगो लॉरिस रिटायर हो चुके हैं, नए हैं कोई। ह्यूगो लोरिस ने रिटायरमेंट ले लिया, यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोपा की तरफ में। कोपा अमेरिका, यहाँ भी क्वार्टर फाइनल चालू होने वाला है। ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको, आई थिंक और टीमें हैं। मुझे बिल्कुल अभी कोपा मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं पहला किया है। जो पहला क्वार्टर फाइनल है वो अर्जेंटीना और इक्वाडोर के अगेंस्ट है, और एक अर्जेंटीना काफी अच्छा खेला है इस पूरे। फिर दूसरा वेनेजुएला और कनाडा, कनाडा ने भी काफी बड़ी टीमों को हराया है, तो सरप्राइज एंट्री है बिकॉज कनाडा की फुटबॉल इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर तीसरा कोलंबिया और पैनामा, अगेन पैनामा ने भी बहुत अच्छा खेला, वो भी साउथ अमेरिकन पावर हाउस नहीं, कोलंबिया तो है। एंड लास्ट इंटरेस्टिंग है यूरुग्वे वर्सेस ब्राजील। ब्राजील थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहा है पूरे कैंपेन में। जितना मुझे पता है नेमार भी शायद नहीं खेल रहे हैं, इंजर्ड हैं या कुछ उनका है। बट ये है क्वार्टर फाइनल लाइनअप। मुझे लगता है कि ये इसमें सबसे बड़ा जो मैच है वो है उरुग्वे वर्सेस ब्राजील वाला। तो वो एक मैच होने वाला है जो कि देखने में दर्शकों को काफी मजा आएगा, क्योंकि दोनों ही पावर पावर हाउस है, दोनों ही वर्ल्ड कप विजेता टीमें हैं। तो ये कह सकते हैं, और फेमस प्लेयर्स के लिए जाने जाते हैं। सुआरेज़ को कोई भूल नहीं सकता है। रेड कार्ड दिया था उन्होंने दांत से काटने बिल्कुल। की वजह से। नहीं तो बिल्कुल, और ये मैच बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालांकि जो पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्राजील को एक तरफा जीतना चाहिए, लेकिन यूरुग्वे जैसी टीम जिनके डिफेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो फ्लैम्बॉयंट टीम्स को पकड़ लेते हैं। और ब्राजील की हमेशा से फ्लैम्बॉयंस इज देयर वेपन। बट जो यूरुग्वे का प्लेइंग स्टाइल है वो थोड़ा यूरोपियन प्लेइंग स्टाइल है, जहाँ पकड़ के रखो इडली टाइप का, और फिर मतलब एक अगर कोई मौका मिला तो गोल कर दो, या पेनल्टी शूट आउट में निकाल दो। तो दोनों डिफरेंट कंट्रास्टिंग स्टाइल है, अलग तरीके का फुटबॉलिंग कल्चर, अलग तरीके की फुटबॉलिंग सोच है। मजेदार मैच होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राजील शुड विन 2-0। यूरुग्वे, अब ये वो 4 साल 5 साल वाली पुरानी वाली यूरुग्वे नहीं है जब सुआरेस फुल फॉर्म में हुआ करते थे। और एक और उन्हीं के साथी थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी बहुत अच्छे थे। तो अब वो बात नहीं है, पैनापन ब्राजील में ज्यादा है, इवन दो ब्राजील भी थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। वर्ल्ड कप में सब बोल रहे थे कि ये तो बिल्कुल हॉट फेवरेट है, हार गए वहां पर क्रोएशिया के साथ साथ पेनल्टी शूट आउट में। उसके बाद थोड़ी डिक्लाइन की है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एनफ फायर पावर है फॉर ब्राजील टू बीट यूरोप। तो आगे जाने वाली टीमों में आपको मतलब कौन सी टीमें लगती है? कोलंबिया, अर्जेंटीना, इधर ब्राजील, और इधर एक ये कनाडा या पनामा। पनामा मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। इसमें देखिए, जो पहला मैच है अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर, आई थिंक अर्जेंटीना अगेन बहुत ज्यादा क्वालिटी है, और अभी वाही लाइनों की, मेस्सी की तरफ सबकी आंखें होती, बट स्क्वाड बहुत पावरफुल है उनका, बड़ी अच्छी टीम बनाई है। 2022 में भी लोग मेस्सी के बारे में बात कर रहे थे, बट सपोर्ट जो साइड की लोग थे वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स थे सारे, डिफेंस से लेके मिडफील्ड से लेके फॉरवर्ड। और अभी एक फॉरवर्ड है जिन्होंने आई थिंक 4 गोल कर रखे हैं, हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं पूरे उसके, अर्जेंटीना के हैं, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 25-26 साल के हैं। इक्वाडोर को मुझे लगता है हरा देंगे, हालांकि इक्वाडोर भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है पिछले 4-5 सालों से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अर्जेंटीना हरा देगा। दूसरा मैच इंटरेस्टिंग होगा, वेनेजुएला और कनाडा। ट्रेडिशनली वेनेजुएला को हरा देना चाहिए कनाडा को, बट कनाडा ने अभी दे हैव पंच्ड अबव देयर वेट, जिसे स्पोर्टिंग टर्म में कहा जाता है। बट वेनेजुएला वेनेजुएला को हराना चाहिए। कोलंबिया और पनामा इंटरेस्टिंग है, हालांकि कोलंबिया ट्रेडिशनली एक ग्रेट फुटबॉलिंग नेशन है, बट पनामा फंसा सकता है उन्हें, और यही होगा अगर ये पेनल्टी शूट आउट तक जाता है। कोलंबिया बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है पेनल्टी शूट आउट में उनका।
मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने भी उन्हें हराया था 2018 के वर्ल्ड कप में, तो अब समझ सकते हैं, अब याद नहीं मुझे, बट शायद हारे हैं इंग्लैंड से भी वो। तो समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत होगी। और इधर से ब्राजील, तो मोस्ट लाइकली अर्जेंटीना वर्सेस वेनेजुएला का सेमीफाइनल होगा, और कोलंबिया वर्सेस ब्राजील, जो अगेन एक बहुत ही पावरफुल सेमीफाइनल होगा। इंग्लैंड की आपने बात करी वो पेनल्टी शूटआउट की, तो मुझे याद आता है 2002 का पेनल्टी शूटआउट, जर्मनी वर्सेस बट इंग्लैंड। जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड 2002 2002 था। सेमीफाइनल। अच्छा, नहीं जर्मनी, सॉरी, वर्ल्ड कप में तो ब्राजील ने हराया था इंग्लैंड को, याद है जो ऊपर से रोनाल्डीनियो ने गोल मारा था, गोलकीपर के सर के ऊपर से गया था। वो बैकहम वाला जो किक गया था, बैकहम ने जो लिया था, बिल्कुल चार आउट में ऑफ हुआ। द, हाँ, आई थिंक दो 2000, वो मुझे मैच याद नहीं आ रहा है जिसमें बेकहम ने पेनल्टी शूटआउट में एक किक लिया था, और मतलब इट जस्ट वेंट लाइक एनीथिंग, मतलब दूर ही दूर चला गया, मतलब कहीं भी चला गया था। तो वो एक पेनल्टी शूटआउट मुझे याद आता है जो इंग्लैंड ने हारा था, तो उसकी याद आ जाती है। नहीं, बिल्कुल तो इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इनफैक्ट 2006 में जो फेमस या इनफेमस कहें, जो रोनाल्डो ने रेड कार्ड दिलवाया था रोनी को, तो उसमें भी यही हुआ था कि आई थिंक क्वार्टर फाइनल में पोर्टुगल ने हरा दिया था पेनल्टी शूटआउट में, और रोनी को रेड कार्ड मिल गया था मैच के थोड़ा पहले। उस समय दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते थे, और फिर काफी जब मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट के गए, रोनाल्डो तो काफी बू किया था फैंस ने, हालांकि उसके बाद रोनाल्डो भी गेम द रोनाल्डो। लेकिन इंग्लैंड का मतलब रिकॉर्ड पेनल्टी शूटआउट में बहुत बुरा रहा है। और बहुत बुरा, इंग्लैंड के बहुत ही फैंस, पता रहता है जैसे ही उनको 90 मिनट के बाद मैच जाता है, वो उम्मीदें छोड़ देते हैं। बुरा। तो इटली ने भी तो हराया 2021 का जो यूरो था, पेनल्टी शूटआउट में ही हारे थे ये हाँ लोग। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इटली से मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। 2021 चैंपियंस और 2024 मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। अगर देखा जाए तो घिसटते घिसटते वो राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे थे, मतलब नहीं पहुंचना चाहिए था। मैं तो ये कहता था कि नहीं पहुंचना चाहिए था, इतना खराब खेले थे वो, बट ठीक है, पहुंच गए थे। नहीं, बिल्कुल 2022 के वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो हालांकि 2021 में टीम अच्छी दिखी थी, काफी जो पुराने चेहरे थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था, नए नए प्लेयर्स भी आए थे। लेकिन अब सेफ होगा कहना कि थोड़ा फ्लूक था वो विक्ट्री। वो ट्रेंड नहीं था उस टाइम पे। इस टाइम पे काफी और टीमें में भी उतना अच्छा नहीं खेली, कोविड का टाइम था। एंड इंग्लैंड, मुझे ऐसा लगता है वो मैच अपने अपने आप हारा है, इटली ने नहीं हराया है। तो तो इटली का आप कह सकते हैं कि इटली के लिए फ्लूक विक्ट्री थी, क्योंकि अगर आप 2021 का जीत रहे हो यूरो, अगेन प्रेस्टिजियस बड़ा टूर्नामेंट है, फिर 2022 में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो वर्ल्ड कप के लिए, एंड 2024 में अगेन आप सही कह रहे हैं, क्वालिफाई नहीं करना चाहिए थी, किस्मत से कर गए। हाँ, मतलब जीतने के लिए तो यूरो ग्रीस ने भी जीता हुआ है, मतलब अगर देखा जाए तो, मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था, ग्रीस ने यूरो जीत लिया। मतलब मैं किसी को अंडर एस्टिमेट करने की बात नहीं, बट ग्रीस इज नॉट नोन फॉर देयर गुड फुटबॉल, मतलब एक्सेलेंट फुटबॉल। मतलब इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सब के होने के बाद जो है तो ग्रीस फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत जाए, मतलब बड़ी बात थी ये। बिल्कुल, एंड वो टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें वेन रूनी आए थे पहली बार, और उन्होंने इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही थी, आई थिंक क्वार्टर फाइनल में ही हारे थे शायद इंग्लैंड, या सेमीफाइनल में हारे थे। पोर्टुगल बहुत अच्छा खेल रही थी, पोर्टुगल को हराया था ग्रीस ने। मेरे हिसाब से वो यूरो हुआ भी पोर्टुगल में था, 2004 वाला। ग्रीस में हुआ था, अच्छा, ग्रीस में हुआ शायद था, ठीक है। ग्रीस में हुआ था। अच्छा, ओके। तो वो लुइस शायद फीगो उस शायद समय, मैं श्योर नहीं हूँ। लुइस फीगो उस समय विश्व के बहुत बड़े फुटबॉलर हुआ करते थे, तो हाँ, वो लुइस पोर्टुगल से फिगो। लेकिन काफी अच्छी टीम होती थी, आई नो कि उसके बाद रोनाल्डो भी आए, बट उस समय भी काफी स्ट्रांग टीम हुआ करती थी, तो उसको फाइनल में ग्रीस ने हराया। तो वो फिगो तो आई बहुत थिंक 2010 के बाद रिटायरमेंट लिया ना लुइस फिगो ने, शायद अगर मैं सही हूँ तो 2010 या 12 में। थोड़ा पहले चले गए, थोड़ा पहले मुझे 2000 जो 6 का वर्ल्ड कप में थे फीगो, आई थिंक 2010 में हम्म। नहीं, 2006 के अच्छा। वर्ल्ड कप में। उसके बाद फिर 8 में रिटायरमेंट लिया है, पहले लिया वो याद नहीं मुझे। हम्म। चलिए, बहुत ही अच्छा हुआ ये। अभी क्वार्टर फाइनल्स के बाद फिर से एक बार कनेक्ट करते हैं सेमीफाइनल लाइनअप्स के लिए। और दोनों कोपा और यूरो दोनों के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे मैचेस हों, मजेदार मैचेस हों। ऐसा ना हो कि एक तरफा मैचेस में किसी ने 6 गोल 7 गोल करके जीत लिया, वैसे मैचेस ना हो, लास्ट तक जाए, पेनल्टी शूटआउट तक ना जाए तो बेहतर होगा। ग्राउंड गोल्स हो ज्यादा तो उसमें मजा आएगा, क्योंकि पेनल्टी शूटआउट तो नर्व्स का गेम हो जाता है, कभी कभी लक का भी गेम हो जाता है। तो बेहतर है कि ग्राउंड शूट गोल की वजह से मैच फैसला आए। तो
धन्यवाद अमित, आपके जुड़ने के लिए। चलिए फिर से जुड़ेंगे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल्स के बाद, सेमीफाइनल से पहले, देखने के लिए कि आगे आगे कौन जा सकता है सेमीफाइनल से फाइनल की तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद अतुल।